गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोग अभी लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था हम लोगों ने माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। तो यानी इंडस्ट्री में माइक्रोब्स कौन कौन से माइक्रोब्स का यूज करके कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, जिसमें मेन रूप से बिवरेज और एंटीबायोटिक्स और फिर कुछ एंजाइम्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद में आज हमारा जो टॉपिक है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो माइक्रोब्स का हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट में क्या यूज करते हैं, यानी कि जो हमारा सीवेज वाटर है, सीवेज वाटर कहने का मतलब जितने भी टाउन और सिटीज होते हैं वहां पे ह्यूमन के यूज करने के बाद जो वाटर ड्रेनेज वाटर जो जाता है तो उसको किसी न किसी रिवर में या कहीं पर उसको छोड़ दिया जाता है। तो उसमें इतने सारे पॉल्यूशन होते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटा मतलब एक्सक्रीटा दैट मींस कि हम लोग जो अपने डेली लाइफ में जो वाटर का यूज करके जैसे ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश कर रहे हैं तो पानी से कुल्ले करते हैं हम लोग, वो हुआ। यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, वो टॉयलेट में जाता है, टॉयलेट का पानी फिर किसी न किसी ड्रेनेज वाटर से किसी नदी में निकलता है। तो ऐसे भी जितने भी ह्यूमन एक्सक्रीटा हैं उस सारे ह्यूमन एक्सक्रीटा को यानी जो पॉल्यूशन है उस पॉल्यूशन को ट्रीट करके और वो तब उस पानी को नॉर्मलाइज करके रिवर में डाला जाता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो रिवर काफी पॉल्यूटेड हो जाता है। यही वजह है कि आज के दिन में यमुना और गंगा इतना ज्यादा पॉल्यूटेड है। क्यों? क्योंकि इतने सारे गंगा इतनी लंबी नदी है कि बहुत सारे सिटी को क्रॉस करती है और उस सिटी के जितने भी पॉल्यूटेड वाटर हैं डायरेक्ट गंगा में डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से गंगा हाईली पॉल्यूटेड हो गई है। तो ये सारे तो वैसे प्लांट को ट्रीटमेंट करके अब तक उसको किसी रिवर में डिस्चार्ज करने के लिए जो हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं तो वही होता है हमारा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो यानी कौन कौन से माइक्रोब्स का हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट में करते हैं। तो टॉपिक है हमारा माइक्रोब्स इन सीवेज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब देखो एक लार्ज क्वांटिटी में यानी कि जो वाटर है हमारे द्वारा large quantity of water released into डिफरेंट जो नदी नाला है ये सब में, और उस वाटर में क्या होते हैं तो उस वाटर में होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा। साथ ही साथ ह्यूमन एक्सक्रीटा के साथ उसमें यानी या तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा यानी ऑर्गेनिक पॉल्यूशन होगा और कुछ माइक्रोब्स होंगे। तो ये ऑर्गेनिक और ये जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ जो यूज वाटर है इन सिटी और टाउन में, अब इसमें क्या होगा तो इसमें होगा ह्यूमन एक्सक्रीटा, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स। अब जिस वाटर में ये सारा चीज होता है उसको कहते हैं हम लोग सीवेज वाटर। अब इस वाटर को साफ करना पड़ेगा किसी रिवर में या नदी नाले में कहीं पे डिस्चार्ज करने के पहले। तो सीवेज वाटर को ट्रीटमेंट देने के लिए 3 तरह का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसमें हम लोग देखेंगे एक होगा प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा देखेंगे हम लोग इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और तब थर्ड देखेंगे हम लोग टर्शियरी ट्रीटमेंट। ये तीनों ट्रीटमेंट को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में जितने भी जैसे समझ लो कि एक ये बड़ा सा पाइप है या नदी नाला है, ठीक, और इस नदी नाले या पाइप में ड्रेनेज वाटर में इसमें ये इस तरह से वाटर है, ठीक। अब इस वाटर में क्या होगा, वाटर के साथ साथ कुछ पॉल्यूटेड मैटर भी होंगे
तो पॉल्यूटेड मैटर कहने का मतलब क्या क्या हो सकता है? मान लो एक बड़ा सा ये पॉलीथीन है, जो कैरी बैग, पॉलीथीन यानी प्लास्टिक। तो प्लास्टिक कहां होता है? वाटर के ऊपर में फ्लोट करता है। ओके, उसके साथ साथ यहां पर कुछ सॉइल पार्टिकल यानी सॉलिड पार्टिकल होंगे। तो सॉलिड पार्टिकल यानी क्या है? ये मान लीजिए सॉइल है। और बाकी कुछ ऐसे मैटर होंगे जो इस वाटर में मिक्स होंगे सोलुबलाइज फॉर्म में। तो जो सोलुबलाइज फॉर्म में है वो क्या हो गया? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, और साथ ही साथ इसमें कुछ माइक्रोब्स यानी पैथोजेंस भी होंगे। तो जहां पे पॉल्यूशन है वहां पे पैथोजेन भी होगा, माइक्रोब्स भी होंगे। कहने का मतलब अब इसी सब का रिलेशन देखना है हमें। क्या 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 है इसी वाटर में? सॉलिड पार्टिकल जो सेडिमेंट किया हुआ है नीचे में है, पॉलीथीन वगैरह जो ऊपर में तैरता हुआ रहेगा, कुछ ऑर्गेनिक मैटर यानी वाटर में सोलुबलाइज रहेंगे, और माइक्रोब्स होगा। अब इसी चीज को ट्रीट करके, प्यूरिफाई करके फाइनली यूज करने लायक वाटर बनाना है, या फिर इतना पॉल्यूशन को कम कर दे कि जिससे अगर ये रिवर में जाए तो किसी एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करे। तो यही है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले कैसे कैसे इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं? देखो, अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करोगे तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग इसको, यानी कि ये जो फ्लोट करने वाला पार्टिकल है, फ्लोटिंग पार्टिकल, पॉलीथीन क्या है? फ्लोटिंग पार्टिकल है। इस फ्लोटिंग पार्टिकल को डिस्चार्ज निकाल लेंगे किसी भी चीज से फिल्टर करके। तो ये क्या है? जब फ्लोटिंग पार्टिकल को कैसे रिलीज कराएंगे, डिस्चार्ज करेंगे? तो फिल्टरेशन से। फिल्टरेशन कर देंगे तो ऊपर का सारा चीज क्या होगा? छान के निकाल लेंगे। तो फिल्टरेशन से फ्लोटिंग पार्टिकल निकल गया। और दूसरा जो सॉलिड पार्टिकल है, इस सॉलिड पार्टिकल को कैसे डिस्चार्ज करेंगे? तो सॉलिड पार्टिकल के लिए अगर इस वाटर को किसी एक टैंक में रख दिया जाए, मान लीजिए कि ये वाटर जो है वह आ करके या एक बड़े से टैंक में स्टोर हो जाए कुछ समय के लिए, तो यहां पर जितने भी सॉलिड पार्टिकल हैं वो क्या हो गया? नीचे सेडिमेंट कर जाएगा। जब ये सॉलिड पार्टिकल नीचे सेडिमेंट हो जाएगा, ये सॉलिड पार्टिकल क्या होगा? सेडिमेंट नीचे करेगा। तो सेडिमेंट कर लिया अगर, अब इस वाटर को हम लोग क्या करेंगे? किसी दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर देंगे। तो सेडिमेंटेशन वाला पार्ट निकल गया। तो हमने क्या क्या निकाल दिया? जो फ्लोट करने वाला लार्ज पार्टिकल था यानी पॉलीथीन वगैरह, प्लास्टिक, थर्मोकोल, ये सारा चीज निकल गया, उसको फिल्ट्रेशन करके निकाल दिया। जो सॉलिड पार्टिकल जो सेडिमेंट होने वाला है वो कैसे? सेडिमेंटेशन से उसको निकाल दिए। अब बचा क्या? तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये बचा। तो ऑर्गेनिक मैटर के लिए क्या करते हैं हम लोग? सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। यहां पर फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट का मतलब हो गया कि ऑर्गेनिक मैटर को डिस्चार्ज करना। अब ऑर्गेनिक मैटर को कैसे हम लोग खत्म करेंगे? वो वाटर में सोलुबलाइज है, तो वहीं पर रोल आता है इस माइक्रोब्स का। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हैं जो इस ऑर्गेनिक मैटर को एनारोबिक कंडीशन में, या फिर कुछ ऐसे एरोबिक हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं, उसको मिक्स करके जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम लोग खत्म करवा देते हैं। क्यों? कैसे? हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स है तो वो क्या करेगा? इस वाटर में सोलुबलाइज ऑर्गेनिक मैटर को यूज करके अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पूरा करेगा। तो जितना ज्यादा इसको खाएगा इस ऑर्गेनिक मैटर को, यानी उतना ज्यादा क्या होगा? ये वाटर जो है पॉल्यूशन फ्री होता चला जाएगा। और तब इस वाटर को टर्शियरी ट्रीटमेंट में ट्रांसफर करते हैं। टर्शियरी ट्रीटमेंट तब करते हैं कि जब इस वाटर को दोबारा यूज करना है अपने डोमेस्टिकेशन में। अगर रिवर में डायरेक्ट डालना है तो टर्शियरी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसी वाटर को दोबारा अपने डोमेस्टिकेशन में यानी खाने पीने की चीजों में यूज करने लायक बनाना है, तो इसमें हम लोग यूवी रे,
क्लोरीन का ट्रीटमेंट, ये सारा चीज देकर इसको रीयूजेबल वाटर तैयार करते हैं। तो यही हुआ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट। ओके, अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग a large quantity of wastewater is generated in a city and town in which have organic matter or microbes, so this is called sewage water. So this is called sewage water. इसलिए इस वाटर को क्या कहते हैं? सीवेज वाटर। सीवेज वाटर cannot directly discharge into river sewage is treated in sewage ट्रीटमेंट प्लांट। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इसी को एसटीपी बोलते हैं, एसटीपी, विच इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, secondary treatment and tertiary, primary, secondary and tertiary treatment। primary treatment, secondary treatment and tertiary treatment, ये 3 ट्रीटमेंट प्लान हुआ। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, इस तरह से समझने के लिए आपको ये कोई अच्छा कंपल्सरी डायग्राम नहीं है, बट बस समझाने के लिए आपको ये हम थोड़ा सा दे रहे हैं कि समझ लो यह ड्रेनेज वाटर है। ओके, अब ये ड्रेनेज वाटर में ये वाटर है, इस ड्रेनेज वाटर में ये सॉइल पार्टिकल हो गया, ठीक है। अब ये हो गया इसका, ये समझ लो पॉलीथीन,
थर्माकोल, ये सब क्या है? पॉलीथीन या फिर थर्माकोल, ये सब फ्लोट करने वाले पार्टिकल हैं। ये हो गया सॉलिड पार्टिकल और ये हो गया माइक्रोब्स, और ये हो गए हैं, ये इस तरह से जो डॉट 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 में एकदम छोटे छोटे हैं, तो ये हो गए सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। अब अगर हमें ट्रीटमेंट कराना है तो पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट कराना होगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट कराने के लिए इस वाटर को पहले किसी टैंक में डालना होगा। तो ये देखो, यह एक टैंक है, ओके। अब यहां से वाटर को इसमें डाल दिए, ठीक। ये हो गया सीवेज वाटर को इसमें डाला। जब सीवेज वाटर को इसमें हम लोग डालेंगे तो सीवेज वाटर को इसमें डालेंगे तो जितने भी फ्लोटिंग पार्टिकल हैं, ये जो फ्लोटिंग पार्टिकल है उसको एक जगह फिल्टर करा देंगे। तो फिल्टरेशन का प्रोसेस कैसे कर सकते हैं कि जब पानी इसमें डाल रहे हो तो हम लोग इसमें यहां पर फिल्टर लगा दें, रॉड का लगा हुआ, जितने भी बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल होंगे ये आ गया, यहां पर फिल्टर हो गया। तो ये क्या हो गया? ये पॉलीथीन, थर्माकोल, तो ये जो हो गया ये हो गया फिल्टरेशन। अब देखो, फिल्टरेशन का काम यहां पे कर दिए इस टैंक से। अब इसके नीचे में जो सॉलिड पार्टिकल हैं, जो भी सॉइल और सॉलिड पार्टिकल हैं, यहां पर क्या आ गया? तो ये हो गया सॉइल एंड सॉलिड पार्टिकल। ये क्या करेंगे? नीचे सेडिमेंट कर जाएंगे। सेडिमेंट कर गया ये। तो यहां पर जो बचा हुआ पार्ट है, ये पार्ट अब क्या हो गया? इसको कहते हैं सुपर नेटेंट पार्ट, सुपर नेटेंट, यानी कि फिल्टरेशन हो गया और सेडिमेंटेशन। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है, तो ये क्या है? सुपर नेटेंट पार्ट है। तो सुपर नेटेंट पार्ट, क्योंकि इसमें क्या है? सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स, बस ये चीज बच गए। तो ये यहां पर इस तरह से जो काम किए हम लोग, दिस इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये क्या हो गया? प्राइमरी ट्रीटमेंट। यही चीज क्या हो गया? ये प्राइमरी ट्रीटमेंट, यानी फिल्टरेशन और सेडिमेंटेशन आर इंक्लूड इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो अब अगर ये समझे तो इसी चीज को थोड़ा लिख लेंगे हम लोग। आइए चलते हैं, अब इसको नोट डाउन करते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट को लिखना है, ये पॉलीथीन और थर्माकोल जो भी है, क्योंकि पॉलीथीन और थर्माकोल क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, पानी के अंदर नहीं बैठते हैं, इसीलिए इस तरह से डायग्राम कुछ बना के दे दिया आपको। अब चलिए देखते हैं ये हम लोग। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या कहता है हमारा? रिमूवल ऑफ लार्ज एंड sedimented particle, removal of large and sedimented particle
from sewage through filtration and from sewage through filtration and क्या क्या प्रोसेस, तो फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो फर्स्ट में क्या करते हैं हम लोग, फिल्टरेशन का काम करते हैं। फिल्टरेशन में क्या किए हम लोग, तो फिल्टरेशन में हम लोग फिल्ट्रेशन को ही हम लोग सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन, तो फ्लोटिंग डेब्रिस is removed by sequential filtration। सेकंड में सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है, सेडिमेंटेशन all solid particles are sedimented, all solid particles are sedimented and supernatant part form सुपरनेटेंट पार्ट। तो क्या बन गया था ये सुपरनेटेंट पार्ट एंड फॉर्म सुपरनेटेंट पार्ट का काम हमारा हो गया। और यही सुपरनेटेंट पार्ट को क्या करेंगे हम लोग, यानी कि आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेकर के जाएंगे। एंड supernatant form primary effluent for primary effluent, form primary effluent which is taken out for taken out for secondary treatment। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में इतना चीज देख लिए, फिल्ट्रेशन और दूसरा सेडिमेंटेशन। अब आइए सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो चीज करती है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। अब देखिए क्या है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में जानना है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको हेट्रोट्रॉपिक, एरोबिक हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स की मदद से उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कराना, यानी उसको कम करवाना, खत्म करवाना, यही होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ही हम लोग देखेंगे बायोगैस भी थोड़ा सा इसमें बनता है, यानी कि जिसका यूज कर सकते हैं एज सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, तो वह भी है। तो ये देखिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट। चलिए देखते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू effluent is passed into large aeration tank, passed into large
एरेशन टैंक जिसमें एयर को मिलाते रहने का होता है, और इनटू लार्ज एरेशन टैंक वेयर इट इज एगिटेटेड, वेयर it is agitated and air is pumped into it, और एयर को क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें पंप करके मिक्स कर रहे हैं। तो एगिटेशन का मतलब कुछ ऐसे मिलाने वाला। ऑर्गेनिक मैटर पहले से है, उसमें एयर को पंप किए और उस पॉल्यूटेड वाटर में एयर को मिक्स करने के लिए एगिटेशन का एक इलेक्ट्रिक से चलने वाला एक एरेशन पंप लगा होता है, वो एयर को मिक्स करेगा उस पॉल्यूटेड वाटर में। एयर भी आ गया, ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई, ऑर्गेनिक मैटर पहले से है, ये दोनों मिलकर के माइक्रोब्स को, एरोबिक माइक्रोब्स को मदद करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करे। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए माइक्रोब उसका यूज करेगा और उसको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो दोनों चीज मिल गया तो ज्यादा से ज्यादा उसका क्या होगा, वो यूज करके उसको ब्रेक डाउन करेगा। चलिए अब इसी चीज को देखिए, सेकेंड में इसमें पॉइंट में देखिए, विगरस ग्रोथ ऑफ एरेशन, विगरस ग्रोथ ऑफ एरोबिक हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स, एरोबिक हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स, एरोबिक हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक। अब फ्लॉक क्या होता है, तो बैक्टीरिया और फंगाई एक मिल करके मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को कहते हैं फ्लॉक। तो फ्लॉक का मतलब देखिए क्या है, फ्लॉक आर masses of flocks are masses of fungi, masses of fungi and masses of fungi associated with bacteria, filament to form mesh-like structure called फ्लॉक। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, फ्लॉक कहते हैं। माइक्रोब्स ऑफ एफ्लुएंट consume organic matter, consume organic matter and reduce the BOD of effluent, reduce the BOD of effluent। ओके, तो क्या क्या किए यहां तक देख लीजिए। जो ऑर्गेनिक मैटर सोलुबलाइज था उस सीवेज वाटर में, उसमें एक एयर का पंप लगा दिया और उसको मिक्स करने के लिए एगिटेशन का एक रॉड लगा दिया, वो एगिटेट कराएगा। एयर मिक्स हो गया ऑर्गेनिक मैटर में। अब यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं कि बैक्टीरिया और फंगाई मिलकर के एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो वही कहलाएंगे फ्लॉक। अब माइक्रोब्स ऑफ एफ्लुएंट कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर, क्यों?
क्योंकि वहां पर एरोबिक हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स पहले से मौजूद है। तो अब उस ऑर्गेनिक मैटर को जब कंज्यूम करेगा तो ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे कम होगा एंड रिड्यूस द बीओडी ऑफ एफ्लुएंट। अब बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसको देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए एक बार कि गंगा का पानी ज्यादा पॉल्यूटेड है कि यमुना का पानी, कैसे पता कर सकते हैं हम लोग? कुछ प्रैक्टिकल लैबोरेटरिकल वर्क करना पड़ेगा, कुछ एक ऐसा यूनिट लेंगे या कुछ ऐसा एक काम करेंगे जिससे हम पता कर सके कि दोनों में से किसका पानी ज्यादा गंगा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक टेस्ट होता है, एक प्रोसेस है जिसका नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी इसी को कहते हैं हम लोग बीओडी। तो बीओडी क्या है? हम लोग 1 लीटर जो पॉल्यूटेड वाटर है या भी जो भी वाटर है, 1 लीटर पानी को लेंगे। इस पानी में क्या होगा? तो ऑल ऑर्गेनिक मैटर होंगे। ठीक, 1 लीटर पानी में जिसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है यानी पॉल्यूटेड वाटर है, उस 1 लीटर पानी में जिस पानी में जितना ज्यादा ऑक्सीजन का डिमांड होगा, यानी वह पानी जितना ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब वह पानी उतना ज्यादा पॉल्यूटेड है। कैसे? तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है। यहां पर हमने यहां पर मेंशन किया है एरोबिक हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स, यानी जो माइक्रोब्स होगा, एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन को कंज्यूम करने वाला, हेट्रोट्रॉपिक का मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, यानी जो ऑर्गेनिक मैटर है उस वाटर में उसको कंज्यूम करेगा, खाएगा। तो जब भी ऑर्गेनिक मैटर, जैसे हम लोग डाइजेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। किसी भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म को कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो जब वह ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेगा, खाएगा, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग इसी से आइडेंटिफाई करते हैं, यही एक हमारा प्रोसेस है जिसके बेसिस पर हम ये निकालते हैं कि किसका पानी ज्यादा पॉल्यूटेड है, कौन से रिवर का, कौन से पॉन्ड का, कौन से लेक का। तो जिसका बीओडी जितना ज्यादा, दैट मीन्स कि वो वाटर उतना ज्यादा पॉल्यूटेड है। यानी 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए माइक्रोब्स भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा माइक्रोब्स उसको खाएगा यानी ऑक्सीजन का डिमांड उतना ज्यादा होगा। जिसमें ऑक्सीजन का डिमांड जितना ज्यादा हुआ, दैट मीन्स कि वो वाटर उतना ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो इसी से हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं। आइए अब इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग क्या कहता है बीओडी। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी the amount of oxygen that would be the amount of oxygen that would be consumed if all organic matter consumed if all organic matter consumed if all organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria, BOD test measure the rate of uptake of oxygen by microorganism in a sample water
in a sample water thus BOD is measured, thus BOD is measure of the organic matter, measure of the organic matter present in the water, present in the water the greater the BOD, of wastewater that is more polluted. तो क्या कह रहे हैं कि जिसका बीओडी जहां पे बीओडी ज्यादा होगा वो ज्यादा पॉल्यूटेड होगा। यही चीज अभी आपको हमने लिखाया समझाया भी है। तो यहाँ पर इस चीज का आपको यही समझना है। तो बीओडी जो है वो बहुत ज्यादा पूछता है। एक होता है बीओडी और दूसरा होता है डीओ। डीओ का मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो जिस वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होता है यानी वह वाटर उतना कम पॉल्यूटेड होता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है, यानी ऑक्सीजन ज्यादा कब होगा? जब खपत कम होगी, खर्च कम होगा। खर्च कम होगा कब होगा? जब उसमें माइक्रोब्स उसका यूज कम करेंगे। माइक्रोब्स यूज कब कम करेंगे? यानी उसमें ऑर्गेनिक मैटर जितना कम होगा, यानी पॉल्यूशन जितना कम होगा, माइक्रोब्स उस चीज का यूजेज उतना कम करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको उसी को कहते हैं हम लोग डिजॉल्व ऑक्सीजन। और अभी हम लोग क्या देखें? तो अभी देखें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आप पैसे का डिमांड ज्यादा अपने पेरेंट्स से कब करोगे? जब खर्च ज्यादा करोगे। तो एक हो गया, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन और बीओडी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। बस आपको यहां पर लिख देते हैं हम डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीओडी। आया? डिजॉल्व ऑक्सीजन का मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो 1 लीटर वाटर में जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा वह होगा डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है। तो ये छोटा सा रिलेशन आपको वैसे इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा समझने के लिए आपको मैंने दे दिया है। When BOD is reduced, जब BOD रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, the effluent of aeration, the effluent of aeration tank is then passed into a setting tank where bacterial floc are allowed. Bacterial floc
flock are allowed to sediment. Bacterial flock are allowed to sediment. This sediment is called activated sludge. अब ये यानी कि जो फ्लॉक है बैक्टीरिया के साथ, बैक्टीरिया जब यूज होगा तो जो फ्लॉक बनेगा तो उसके साथ बैक्टीरिया एसोसिएटेड रहेगा और वो सेडिमेंट करेगा तो उसी को कहेंगे सेडिमेंटेटेड यानी एक्टिवेटेड स्लज। ये एक्टिवेटेड स्लज जो होता है वो इनोकुलम के रूप में काम किया जाता है। इनोकुलम याद करिए, दही जमाने के लिए क्या करते हैं, दूध में थोड़ा सा दही का पानी या दही लेकर के डाल देते हैं। तो जो दही का पानी या दही लेकर के दूध में डाले हैं कर्ड बनाने के लिए, तो वो क्या हुआ, वो पानी या वो थोड़ा सा स्मॉल पार्ट ऑफ कर्ड इज कॉल्ड इनोकुलम। उसी तरह ये एक्टिवेटेड स्लज जो है वो इनोकुलम के रूप में यूज करते हैं हम लोग, यानी थोड़ा सा इनोकुलम ये एक्टिवेटेड स्लज को ले लेंगे फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। A small part of activated sludge is pumped back into the aeration tank, pump back into the aeration tank, where bacterial flocks are allowed to sediment. This sediment is called activated sludge. Activated sludge. A small part of activated sludge is pumped back into the aeration tank where bacterial flocks are allowed to. नहीं, यहाँ से ये गलत हुआ थोड़ा। Into the aeration tank to serve as inoculum. आ गया inoculum. The remaining part pumped back pumped back into aeration tank, into aeration tank to serve as inoculum. Form back into aeration tank. Form back into large tank called aerobic sludge digester. Anaerobic sludge digester.
स्लज डाइजेस्टर। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट, जो एक्टिवेटेड स्लज था उसका थोड़ा सा पार्ट हम लोग निकाल करके बाकी पार्ट को एक लार्ज टैंक में डाल देंगे। डालने के बाद ये जो होगा ये हो जाएगा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब इसका काम क्या है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर का, वो देखते हैं। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनारोबिक मिथाइनोजेनिक बैक्टीरिया, यानी यहीं पर बायोगैस बनेगा। देखिए, एनारोबिक मिथाइनोजेनिक, मिथाइनोजेनिक मतलब बैक्टीरिया जो मीथेन का फॉर्मेशन कराता है। तो एनारोबिक मिथाइनोजेनिक बैक्टीरिया digest the bacteria and fungi, digest the bacteria and fungi। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, एनारोबिक मिथाइनोजेनिक बैक्टीरिया यह एक बैक्टीरिया है और ये क्या डाइजेस्ट करता है। तो जो एक्टिवेटेड स्लज अभी आया था तो उसमें भी तो बैक्टीरिया और फंगाई बचा हुआ होगा, लेकिन ये जो यहाँ पर एक्टिवेटेड जो स्लज में जो बैक्टीरिया था वो एरोबिक था, और यहाँ पर हम क्या कर दिए हैं, एनारोबिक में इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं। तो जो एक्टिवेटेड स्लज में पहले से बैक्टीरिया और फंगाई था वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसको कौन डाइजेस्ट करेगा, मतलब मारने का काम तो मिथाइनोजेनिक बैक्टीरिया करेगा। अब आइए देखें, डाइजेस्ट दी बैक्टीरिया है फंगाई इन sludge। During this digestion, bacteria produce a mixture of gases, such as methane, hydrogen sulfide and CO2, which is called biogas, that used as एनर्जी, जो एज एनर्जी के रूप में यूज होता है। तो ये हो गया। अब आइए देखिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट कंप्लीट। अब देखना है हम लोगों को टर्शियरी ट्रीटमेंट। टर्शियरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट कंप्लीट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कंप्लीट। टर्शियरी ट्रीटमेंट हम पहले भी कर रहे हैं कि उस वाटर का करते हैं। तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद बचा हुआ जो वाटर है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर दिए, अब जो वाटर है अगर उसको दोबारा अपने डोमेस्टिकेशन में यूज करना है तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। अगर नहीं करना है तो डायरेक्ट यहां से उसको रिवर में डाल सकते हैं। देखिए, इफ वेस्ट वाटर इज यूज फॉर water is used for domestic then this treatment is done, then this ट्रीटमेंट इज डन। तब हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं।
ठीक है, देन दिस ट्रीटमेंट इज डन। तो अब इस ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, तो वही यूवी रे का, क्लोरीन का, ये सब का ट्रीटमेंट करा के उसको एज ड्रिंकिंग वाटर की तरह या फिर रीयूजेबल वाटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डन। इन विच क्लोरीन गैस, ओजोन गैस, in which chlorine gas, ozone gas, zirconium, perchlorate salt, UV ray, और रिवर्स ऑस्मोसिस, हम आपको पढ़ाए हुए हैं ऑस्मोसिस के टॉपिक में ही। रिवर्स ऑस्मोसिस, PTC are used to remove, DDT जो पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड पैथोजेंस and turbidity in wastewater, अब हेडिंग दीजिए रिवर एक्शन प्लान। तो गंगा और यमुना ऐसे जो रिवर हैं इंडिया के, वो इतना पॉल्यूटेड हो गए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो खाली डिपार्टमेंट है, ये एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक एक्शन प्लान चलाया जिसके अकॉर्डिंग ये जितने भी सीवेज वाटर हैं, एक्चुअल में क्या है कि ये तो सीवेज वाटर का हम लोग देख रहे हैं ट्रीटमेंट, लेकिन इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इतना ज्यादा डे बाई डे सिटी बढ़ रहा है कि उतना सीवेज ट्रीटमेंट प्लान इंडिया में नहीं है, जिसकी वजह से सीवेज वाटर डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, ड्रेन कर देते हैं रिवर में, जिसकी वजह से ये सारे इंपॉर्टेंट रिवर जो है पॉल्यूटेड हो रहे हैं। रिवर पॉल्यूटेड होगा तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट जो है वो नॉर्मल पॉपुलेशन पे आएगा, उनके हेल्थ इश्यू होंगे वो सारे सिटी के। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने रिवर एक्शन प्लान लाया, जिसके अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट रिवर है जैसे गंगा और यमुना, उनको क्लीन करने का प्लान, उसी को कहते हैं रिवर एक्शन प्लान। अनट्रीटेड सीवेज वाटर, directly discharge into the river, leading to their pollution and increase in waterborne disease and waterborne disease. Ministry of Environment and Forest had initiated
has initiated Ganga Action Plan, Ganga Action Plan, Ganga Action Plan in 1985 and यमुना एक्शन प्लान, ठीक है। टू सेव दिस मेजर रिवर ऑफ प्लान, टू सेव दिस मेजर रिवर ऑफ, save this major river of our country from pollution under this plan it is proposed to build a large number of sewage treatment plants. सीवेज ट्रीटमेंट, तो यानी इसमें फाइनली क्या कर रहे हैं, टू बिल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी इस योजना के अंदर में, यानी ये जो प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो इसमें यही डिसाइड किया है जितना ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा यानी उतना ज्यादा सीवेज वाटर ट्रीट होकर के रिवर में जाएंगे तो रिवर पॉल्यूटेड नहीं होगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ टॉपिक माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ये नेक्स्ट टॉपिक, जैसे 3 टॉपिक हम लोगों ने देख लिया इसमें अभी तक। उसके बाद का ये नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। देखिए इसमें क्या है, तो जो बायोगैस का प्रोडक्शन हम लोग कराते हैं, बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ क्या क्या है, तो बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन, CO2, H2, H2S, etc। ये सारे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। मीथेन जो होता है वह हाईली इन्फ्लामेबल होता है, जो सबसे हाई क्वांटिटी में होता है, यानी कितना, लगभग 50 to 70% होता है, जबकि CO2 लगभग 30% तक होता है और बाकी सब में यह 10% तक जाता है, ठीक है। तो ये रेशियो इस तरह से रहते हैं बायोगैस के। बायोगैस बनता कैसे है, तो जो कैटल के डंग होते हैं, यानी आप इसे गोबर कह सकते हैं, गोबर जो होता है, होता क्या है कि कैटल के रूमेंट में ये मिथाइनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, तो जब गोबर यानी कैटल के जो डंग आते हैं उसमें मिथाइनोजेन बैक्टीरिया भी आता है। मिथाइनोजेंस आर प्रेजेंट इन रूमेन ऑफ कैटल, तो जब गोबर या कैटल डंक आएगा तो उसमें मिथाइनोजेन भी आएंगे, और मिथाइनोजेन को अगर इसी गोबर को हम लोग एनारोबिक कंडीशन में इसको पैक कर दें, ये गोबर को, तो ये क्या करेगा, मिथाइनोजेन इस गोबर को यानी कि जो कैटल डंक है उसको डिग्रेड करके और ये गैस निकालेगा, और यह गैस जो होता है वह
खाना बनाने में या एज ए हीट एनर्जी के रूप में यूज होता है। क्यों? क्योंकि यह 4429 किलो कैलोरी एनर्जी हमें पर मीटर क्यूब में देता है। चूंकि गैस है तो मीटर क्यूब में लेंगे, तो मीटर क्यूब में 4429 किलो कैलोरी एनर्जी हमें देता है। तो इसीलिए इसका यूज हम लोग कहां करते हैं? तो बायोगैस का यूज जो है वो हम लोग कुकिंग में और साथ ही साथ लाइटिंग में, ये सारे चीज में हम लोग कर देते हैं। तो आइए इसी चीज को देखते हैं हम लोग। तो यहां पर रोल जो है वो पूरा का पूरा मिथाइनोजेंस का होता है। ओके, चलिए देखिए, लिखते हैं इसको लोग। बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, is a mixture of gases like methane 50 to 70%, CO2 30% तक होगा, 30 to 40% तक, एंड अदर गैस जैसे H2, H2S, ETC। कितना? तो लगभग 10% प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी, आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल activity, which is used as energy or fuel। कैलोरीफिक वैल्यू कितना हम बोले? 4429 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ओके, और कब ये होगा? तो एट मीथेन 50% कंटेंट, यानी मीथेन का कंटेंट जब 50% होगा तब, यानी मीथेन का कंटेंट अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि मीथेन हाईली इन्फ्लेमेबल है। ओके, सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली ऑन cellulose material produce large amount of methane along with CO2 and H2. These bacteria are collectively called these bacteria are collectively called मिथाइनोजेंस। इस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं हम लोग? मिथाइनोजेंस कहते हैं। मिथाइनोजेंस कॉमनली फाउंड इन anaerobic sludge
anaerobic sludge during sewage treatment during sewage treatment. These are also present in rumen of cattle, thus the excreta of cattle called गोबर. तो excreta of cattle को क्या कहते हैं हम लोग? गोबर. तो जो भी excreta of cattle आया है यानी गोबर जो आया है तो उसमें क्या होगा? मिथेनोजेन, और उसका एनारोबिक मीडियम देंगे तो वो बायोगैस बनाएगा. तो इसीलिए गोबर गैस के लिए गोबर या ये जो excreta of cattle है उसका यूज करते हैं हम लोग. ओके. गोबर और डंग कैन बी यूज फॉर generation of biogas, commonly called, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? गोबर गैस. Commonly called गोबर गैस. The technology of biogas production was developed in India mainly due to effort of Indian Agriculture Research Institute, Indian Agriculture Research Institute, IARI, and Khadi and Village Industry, तो इस तरह से ये हमारा जो कंप्लीट हो गया. अब देखिए तो बायोगैस में क्या क्या कॉन्सिस्ट होते हैं. गैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ, उसमें देखिए एक कंक्रीट टैंक, concrete tank 10 to 15 feet deep, where बायोगैस इज स्टोर, यानी 10 से 15 फीट का गहरा एक टैंक रखते हैं जहां पे जो बायोगैस बनेगा वो स्टोर हो सके. ठीक है. सेकेंड, a floating cover is placed a floating cover is placed over the slurry
over the slurry. It has an outlet which is connected to a pipe to slurry biogas to nearby houses. जिस हाउस में इस बायोगैस का यूज के लिए सप्लाई देना है वहां तक लेकर के जाते हैं, तो वही स्लरी बायोगैस नियर बाई हाउसेस। The spent slurry is removed through another outlet and may be used as fertilizer. Fourth में biogas plants are more often built in rural areas. Biogas used for cooking and लाइटिंग। तो बायोगैस का हम लोग यूज इस कुकिंग और लाइटिंग के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये बायोगैस का हमारा इतना पार्ट चला। इसी में अभी हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखना है बायो एजेंट। ठीक है, तो एज ए बायो कंट्रोल जो होते हैं वो सारे चीज को देखना है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी यहाँ तक हमारा जो बायोगैस बना उस चीज को कंप्लीट किए हैं। ओके, थैंक यू।